Hello guys, welcome to my channel and so sorry डीडी का मैराथन थोड़ा लेट हो गया और आपको जो पहले के चैप्टर्स थे काफ़ी अच्छे लगे इसके लिए ग्रुप में भी काफ़ी सारे मुझे डिमांड कर रहे थे कि बाकी के मैराथन आप प्लीज़ जल्दी लेके आए ताकि हमारी प्रिपरेशन जल्द से जल्द हो जाए। तो मैं आज छोटा सा चैप्टर आपके बीच में लेके आई हूँ और फिर जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डीडी का पार्ट मैं कंप्लीट करा के दूंगी आपको, तो ये देखिए मैंने आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट करा के दिया है। अब कुछ चैप्टर्स बचे हैं, 2-3 चैप्टर्स बचे हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द मैराथन लेके आऊँगी और कोशिश करूँगी इस मंथ के मैं आपके जो 6 चैप्टर का मैंने प्रॉमिस किया था वो इस मंथ में ही मैं पूरा कर दूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये आपके लिए 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, 11 चैप्टर है ये हमारे मॉड्यूल का। तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है। अगर कोई भी तरह का ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इंट्रोडक्शन आपको एज इट इज़ ये लर्न करना है। क्या है, अर्लियर कंपनी रेज अ मनी ओनली बाय वे ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। पहले क्या होता था पहले क्या होता था, इक्विटी और प्रेफरेंस के नाम पे ही पैसा रेस करती थी कंपनी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे नया नया यहाँ पे डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे कंपनी ने सोचा, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी कि अब ये इक्विटी और प्रेफरेंस से पूरी नहीं हो सकती, अब उनको कुछ नया करना पड़ेगा, तो उन्होंने लोन कैपिटल का कंसेप्ट निकाला। ठीक है, तो मतलब अब क्या हो रहा है, हर कंपनी बैंक से लोन लेती है अपनी प्रॉपर्टी को चार्ज पे लगा के। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आपकी कंपनी को कोई लोन लेना होता है तो इसका मतलब यू हैव टू रजिस्टर द चार्ज। आपने सेक्शन 77 पढ़ा है कंपनीज एक्ट में, तो क्या होता है उसमें कि विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ही लोन लेता है आपको 30 डेज के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है चार्ज को। ठीक है, तो ये सर्च एंड रिपोर्ट जो होती है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट जो होती है, ये यहाँ पे सीएस इसे बना के देता है। ये सीएस का काम होता है कि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट उसे देना है, उसको देखना है कि यहाँ पे कंपनी अब कितना लोन ले सकती है। ठीक है, तो जब आप अगर आपने आपके आर्टिकलशिप की होगी तो उसमें आपने बनाई होगी काफ़ी सारी। ठीक है, और अगर नहीं की होगी तो आप करोगे तब आप ये सब काम सीख लोगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है लोन कैपिटल आया। थर्ड इज चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन सिक्योरिटी ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज कन्फर्म ऑन अनदर पर्सन, जो मैंने आपको बोला। अब पहले क्या होता था ना, इसका एक ये भी आपको एक रियल एग्जांपल भी बताना चाहूँगी कि पहले क्या होता था कि पता नहीं चलता था कि कंपनी ने कहाँ कहाँ अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखी है। तो इस रिपोर्ट की वजह से अब हमें पता चल जाता है कि कंपनी ने किस किस प्रॉपर्टी पे लोन लिया है बैंक से। तो ये रिपोर्ट बैंक के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ताकि बैंक को पता चल जाता है कि इसकी लिमिट कितनी है। अब जैसे उसने ऑलरेडी 100 करोड़ का लिया है, तो अब अगर उसकी 200 करोड़ ही होगी तो मतलब कितना बचा, 100 करोड़ का वो और ले सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिमिट डिसाइड करने के लिए इस रिपोर्ट का यहाँ पे होना ज़रूरी होता है। ठीक है, Company Act 2013 provide for comprehensive list of charges which require registration and consequences of the registration. Once the certificate of charge is issued by ROC, it is a conclusive evidence and that the document create the charge is properly registered, जो मैंने आपको बोला। Search and status report able the lender by furnishing information as to whether the charge created on various documents are in fact registered with ROC or not। मतलब यही है, ये रिपोर्ट यहाँ पे आपको कंफर्म कराएगा। जब यहाँ पे क्या होता है, एक हमको 100 रुपये का यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट करके या इंस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स करके हमको 100 रुपये की रसीद काटनी पड़ती है एमसीए की वेबसाइट से। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर ले और उसमें हम देख सकते हैं। अगर आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि इस कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, बिना आप कोई पेमेंट के आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट मुझे आपको डिस्कस करना था। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ स्कोप एंड इंपॉर्टेंस की। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि अच्छा इस रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इस रिपोर्ट का क्या स्कोप है। तो आपको याद रखना ईवा डीओ बहुत चला था पहले, आई डोंट नो अभी चल रहा है कि नहीं। ईवा डीओ यहाँ पे इसका कोड बनता है। तो ईवा इज़ फॉर इवैल्यूट, क्योंकि ये क्या करता है, इट इवैल्यूट टू एक्सटेंड विच द कंपनी हैज़ बोरोड मनी, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये आपको पता लगा देता है कि कंपनी ने कितने बोरो किए हैं और कितने कितने चार्जेस सिक्योरिटी पे क्रिएट करके रखे हैं। वी इज़ फॉर वाइटल रोल, ये काफ़ी वाइटल रोल है
क्योंकि कंपनी, अब कोई भी कंपनी चाहेगी लोन लो, लेकिन अब उसके पास उतना अथॉरिटी होना चाहिए ना। अगर उसने अथॉरिटी को, मतलब अगर उसकी लिमिट उसने पूरी कर दी है तो फिर क्या वो लोन ले सकती? नहीं ले सकती। तो ये जो वाइटल रोल है इस रिपोर्ट का, ये इतना वाइटल है कि कोई भी बैंक देखते ही पता चल जाएगा इसका लोन कितना हमें ग्रांट करना चाहिए और कितना ग्रांट नहीं करना चाहिए। ओके। एक्ट टैक्स, एक्ट टैक्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे बैंकों को पता चल जाएगा डिसीजन लेने के लिए, मतलब कि इसको बंदे को, मतलब इस कंपनी को हम कितना लोन ले, और ये कंपनी ने कभी इसकी इंस्टॉलमेंट को डुबाया तो नहीं है, ये भी इससे पता चल जाता है। ठीक है। उसके बाद में डिसीजन यहाँ पे क्या आएगा? डी इज़ फॉर, डीओ का जो डी है वो लेगा डिसीजन। अभी यहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसीजन ले सकती है कि भाई कितनी क्वांटिटी का इसको लोन देना चाहिए और कितने हद तक इसको क्रेडिट फैसिलिटी को सैंक्शन करना चाहिए, और यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी हमें रिक्वायर्ड है। जैसे भी कोई भी तरह की लोन अगर आप ले रहे हो, जैसे अगर घर का भी हम लोन लेते हैं तो पहले बैंक क्या देखती है कि भाई घर कितनी कितनी कीमत का है। अगर आपको 50 लाख लोन के लिए चाहिए तो कम से कम 70-80 लैक्स का आपका घर होगा तो ही वो आपको लोन दे पाएगी। तो आप रिलेट करने की कोशिश करो। ठीक है। तो क्या आएगा ईवाडीओ में? इवैल्यूट, वाइटल रोल, एक्ट टेस्ट और डिसीजन। ठीक है। ईवाडीओ स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ईवाडीओ इवैल्यूट, वाइटल रोल, एक्ट टेस्ट, डिसीजन। इवैल्यूट, वाइटल रोल, एक्ट टेस्ट, डिसीजन। इवैल्यूट, वाइटल रोल, एक्ट टेस्ट, डिसीजन। मेरे साथ साथ रिपीट करो, कोशिश करो, यहाँ के यहाँ आप लर्न कर लो वीडियो में ही। अब बात करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में यहाँ पे दिया है, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ रेफर द मॉड्यूल। ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो हम देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट का। सर्च मीन्स क्या? फिजिकली इंस्पेक्ट करना सारे डॉक्यूमेंट्स को। स्टेटस मतलब क्या? कि यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब उस इन्फॉर्मेशन का क्या स्टेटस है, ये कैसे पता चलेगा? सर्च करने से पता चलेगा। तो इसके लिए इसका नाम दिया है सर्च एंड रिपोर्ट, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है। तो ये एक तरह की आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, एक तरह का ये रिपोर्ट कार्ड है कि कोई भी तरह का अगर आप मॉर्गेज करते हो प्रॉपर्टी और उस पर लोन लेते हो तो ये वो बताता है कि आप कितने क्रेडिट वर्दीनेस हो और कितने नहीं। समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस, जैसे मैंने आपको बोला एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो कौन अप्लाई करेगा? तो काम तो कंपनी का है अप्लाई करने का। अगर कंपनी फेल हो जाती है फिर बैंक करता है, लेकिन बैंक पैसे किससे लेगा? कंपनी से लेगा। तो यहाँ तक एक पॉइंट खत्म। क्या डिटेल्स ऐसे ही याद करना, कौन अप्लाई? तो कंपनी ने अप्लाई किया। उसके बाद में सारी फीस वगैरह सब कौन भरेगी? कंपनी भरेगी। ठीक है। क्या डिटेल्स लगेगी? तो विद इन आपको 30 डेज में सारी डिटेल्स देनी है, और अगर आप 30 डेज में नहीं करते हो, यहाँ पे अमेंडमेंट के हिसाब से आपको पढ़ना है। ये मेरे पुराने नोट्स है तो इसमें आप अमेंडमेंट के साथ करना, जो 60 डेज वाला क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है। तो वो आप लिख लेना। उसके बाद में कब सर्टिफाई? तो रजिस्ट्रार यहाँ पे CHG 2 फॉर्म में इसको रजिस्टर कर देगा। ठीक है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब या फिर कोई तरह का मॉडिफिकेशन होगा वो CHG 3 में होगा। ठीक है। कौन अप्लाई, क्या डिटेल्स, कब सर्टिफाइड, कौन अप्लाई, क्या डिटेल्स, कब सर्टिफाई, ये आपके पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस का कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि आपकी, जैसे मैंने आपको बोला ना एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको MCA की वेबसाइट पे करना होता है, तो MCA यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने के लिए पैसा देता है, और सॉरी पैसा लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेंडर को वो कुछ फीस पे 100 रुपीज़ पेमेंट करके आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। ठीक है। तो ये 7 डेज़ का उसको टाइम लिमिट दिया जाता है, और ये जो नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं वो सिर्फ 2 आवर्स दिए जाते हैं। तो विद इन 2 आवर्स आपको क्या करना पड़ता है? सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ता है, एंड यू कैन डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो। ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लो, फिर आराम से आप देख सकते हो। उसके बाद में इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस, यहाँ पे क्या होता है कि सेक्शन 85 में यह साफ साफ बोला है कि आपके जो चार्जेस होंगे, आपके जो चार्जेस होंगे वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेंगे। मतलब आपका जो रजिस्टर होगा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो SHG 7 में होता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि कोई भी उसे इंस्पेक्ट कर सके। मतलब बिजनेस आवर्स में वो इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। ठीक है। The inspection is allowed to any member credited without paying any fees to any other person by paying the fees। अब देखो यहाँ पे जो credited member होंगे उनके लिए तो फ्री है, लेकिन जो अदर member होंगे जो ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेंगे उनके लिए फिर पैसा है। ठीक है। उनके लिए कुछ फीस उन्हें पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक मैंने आपको अभी तक बताया पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। काफ़ी ईजी था।
ठीक है, टिप्स पे आपके लर्न हो जाना चाहिए। अब बात करती हूँ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। अब वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एविडेंस, इंक्रीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, मतलब ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो जिससे पता चल जाए कि आपने क्या कर दिया, रजिस्टर को चार्जेस का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इफ़ इंस्ट्रूमेंट डीड्स रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तो भी आपको पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक CS और एक इंडिया का बंदा होना ज़रूरी है, ठीक है। Copies shall be verified by the certificate issued either under the common seal by director or by the company or by CS और authorized person। ये सब कंपनी सेक्रेटरी वगैरह ये सब क्या करेंगे, इसको सर्टिफाइड करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, ओके। ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो ऐसा है कि मतलब होली और पार्टली प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब ऐसी रहती ना कंपनी की कि वो फॉरेन में भी है और वही सेम इंडिया में भी है वैसी, ठीक है। तो वैसे केस में भी क्या होगा, वैसे केस में भी इनको यहाँ पे उससे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, मतलब होली और पार्टली टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी फॉरेन में, कुछ प्रॉपर्टी इंडिया में। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी वेरीफाइड बाय द डायरेक्टर्स और एनी ऑथोराइज पर्सन। यहाँ पे क्या होगा, जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो डायरेक्टर या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन। जब आप रेजोल्यूशन पास करते हो तो उसमें ऑथोराइज पर्सन का नाम भी आपको लिखना पड़ता है, तो वो पर्सन यहाँ पे क्या होगा, वो आपकी जो सर्टिफिकेट होगा उसको क्या करेगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट को क्या करेगा, वेरीफाइड करेगा। फिफ्थ पॉइंट जो है कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सर्च रिपोर्ट। अब देखो यहाँ पे इसका रिपोर्ट बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो यहाँ पे जब भी वो स्क्रूटनी करेगा तो उसको ध्यान क्या रखना है, इंडेक्स ऑफ चार्जेस रखना है ध्यान, और उसमें देखना है कि सीन नंबर मेंशन किया है या नहीं किया है, क्योंकि सीन नंबर ही एक ऐसा है जिससे पैन कार्ड डालते ही हमें पता चल जाता है कि उसकी कुंडली क्या है, तो वैसे ही सीन नंबर डालते ही कंपनी की कुंडली हमारे सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये उसको इंडेक्स ऑफ चार्जेस देखना ज़रूरी है, जिसमें सीन नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे इट इज़ एडवाइजेबल टू नोट डाउन द शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स, इन शॉर्ट नो डॉक्यूमेंट इज मिस इन अ सर्च रिपोर्ट। उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, सब तरह की डीट्स, सब तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसको कवर करना है, ताकि कोशिश ये हो कि एक भी मिस ना हो। तो ये पार्ट आया था हमारा स्क्रूटनी का, तो पूरा आपको अच्छे से स्क्रूटाइज करना है। अब फॉर्मेट की बात करें तो देखो सभी ऐसे तो कॉमन फॉर्मेट होता है, बट कोई कोई बैंक ऐसी होती है नहीं हमको यही फॉर्मेट में चाहिए, तो फिर आप वो फॉर्मेट में बना सकते हो, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे कि उसको कैसा फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। अब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है लोन देने के लिए, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं हमारा जो सर्टिफिकेशन हो इस रिपोर्ट का वो सिर्फ और सिर्फ CS करे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, CS को ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब उनको कुछ बातें देखनी पड़ेगी, क्या बातें, नेसेसरी पावर ऑफ कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, मतलब क्या कंपनी के पास वो सब पावर है, क्या डायरेक्टर के पास वो सब पावर है कि वो हमारे साथ एग्रीमेंट में एंटर कर सके। मतलब उनकी बोरिंग लिमिट ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ऑलरेडी उन्होंने एग्जॉस्ट तो नहीं की अपनी बोरिंग लिमिट, या फिर उन्होंने MOA में या AOA में ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया है जिससे हम लोन दे और हमको वो रिकवर ना हो। तो ये सारी बातें कौन चेक करेगा, CS चेक करेगा, ठीक है। अब बोरिंग लिमिट की बारी आती है, तो बोरिंग लिमिट का एक आपको सेक्शन 180 अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें क्या होता है, इसमें होता है बोरोड मनी प्लस प्रीवियसली बोरोड, ठीक है। तो इट शुड बी नॉट मोर देन योर पेड अप एंड फ्री रिजर्व, ठीक है। तो इतनी लिमिट तक, अगर उससे ज़्यादा लिमिट होती है तो यू हैव टू पास द SR, ठीक है, SR पास करना पड़ेगा। उसके बाद में यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ मेंबर्स टू द लेंडर्स एंड द कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी, ठीक है, एंड इट शुड ऑल्सो गिवन टू द लेंडर्स। तो ये सारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरियस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये जो होती है इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आपको इस केस स्टडी फॉर्म में भी इसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको लिख के आना है, ठीक है। अब बात करती हूँ कंप्लाइंस फॉर बोरोइंग मनी। ये अभी इसे 3 पॉइंट में मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है। पहले आपको करना है बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है, फिर आपको जनरल मीटिंग का उसमें नोटिस इशू करना है, उसके बाद में आपको जनरल मीटिंग होल्ड करनी है, उसमें SR पास करना है अगर आपकी लिमिट क्रॉस होती है तो, और बाद में आपको MGT 14 फाइल करना है विद द फीसेस टू ROC विद इन 30 days फ्रॉम पासिंग SR, ठीक है। अब वंस
80 जो सेक्शन है वो प्राइवेट कंपनी को नहीं लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो वहाँ पे देख लेना कौन सी कंपनी है, पब्लिक है या प्राइवेट है। जल्द जल्द में गलती मत करना, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम काफ़ी कम है, और राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड डे।